हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़। तो ये मेरी डिटर्मिनेंट की सेकंड वीडियो है और इसमें मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ जो कि बोर्ड्स में इस टॉपिक पर क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए, अगर आपने इससे पहले की मेरी वीडियो नहीं देखी है जो डिटर्मिनेंट की फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन, तो आपको वो वीडियो ज़रूर देख लेनी चाहिए ये वीडियो देखने से पहले, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो है टोटल 6 प्रॉपर्टीज है। इन प्रॉपर्टीज को समझना बहुत ही आसान है, लेकिन जब हम इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं तो थोड़ा हमारे लिए मुसीबत खड़ी होती है ना। तो पहले हम इन प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज बोल क्या रही है। प्रॉपर्टी समझने के बाद मैं आपको जो 4.2, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट 4.2 में लगना है, तो 4.2 के मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा इन प्रॉपर्टीज पर बेस, ठीक है ना। तो पहले हम प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोल रही है? द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। क्या मतलब है? बोल रहा है डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी अगर उसकी रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर देते हो। मतलब रो को कॉलम बना देते हो, कॉलम को रो बना देते हो। ऐसा कब करते थे हम? रो को कॉलम, कॉलम को रो। तो अगर आपको याद हो, मैट्रिक्स में एक टॉपिक है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? रो बन जाता है कॉलम, कॉलम बन जाता है रो। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, आप उसका डिटर्मिनेंट निकालो या आप उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इस प्रॉपर्टी में क्या सीखा कि कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम। इस बात को हम प्रूफ भी करके दिखाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक डिटर्मिनेंट है, पहले मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है ना। कैसे सिखाया था वही, क्योंकि इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो में है, तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आपको वो वीडियो ज़रूर देख लेनी चाहिए। अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है फिर तो बने रहिए, बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सपैंड करूँगा अलॉन्ग, एक्सपैंड करेंगे अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ। तो R1 में क्या होता है? ये होता है A11, 1 + 1 कितना है? 2। तो 2 पे क्या बताया था? प्लस, ये A12, 1 + 2 3, ये माइनस, ये A13, 1 + 3 4, तो प्लस। इस तरीके से हम लगा दिया प्लस माइनस प्लस। पहली रो पे आता है प्लस माइनस प्लस, तो लिखा मैंने प्लस का 2। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला रो और ये वाला कॉलम डिलीट कर देंगे, बचेगा 0 4 5 -7। फिर ये माइनस और माइनस कितना हो गया? प्लस का 3। फिर ये रो ये कॉलम डिलीट कर देंगे, बचेगा 6 1 4 -7 और प्लस का 5, ये गया 6 0 1 5। तो अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी यहाँ पर क्या? कैसे करते हैं इसको? इससे मल्टीप्लाई, ये तो हो गया 0, माइनस इसको इससे, तो ये हो गया 20। फिर प्लस 3 इसको इससे, माइनस का 42, माइनस 1 × 4 4, फिर प्लस ये हो गया 30 और माइनस 1 × 0 0। तो क्या वैल्यू आएगी? माइनस का 20 × 2 माइनस का 40 और ये हो गया 3 माइनस 42 माइनस 4 हो गया माइनस 46 और 30 × 5 हो गया 150। तो माइनस का 40 माइनस का ये हो गया 18 4 12 और 13 प्लस का 150। इन दोनों को प्लस करूँगा तो आएगा 178 माइनस का प्लस का 150 माइनस करके आ गया माइनस का 28। तो यहाँ पर हमने एक डिटर्मिनेंट निकाला, इसकी वैल्यू कितनी आई? माइनस का 28। अब मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, यानी रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर मैं एक नया डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ Δ1। अब देखिए, ये जो इसका रो था 2 - 3 5, ये मैंने लिख दिया कॉलम में। ये जो इसका रो है 6 0 4, ये मैंने लिख दिया कॉलम में। और ये जो लास्ट है 1 5 -7, ये भी मैंने लिख दिया।
कहने का मतलब ये है हमने इसकी रो और कॉलम को अब इंटरचेंज कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इसकी भी जो वैल्यू है वो -28 ही आनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है तो इसका आंसर भी -28 ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब मैं इसको 28 ला के दिखाता हूँ। प्लस माइनस प्लस लिखते हैं, पहली रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे इसको भी। तो क्या लिखेंगे, पहले प्लस का 2, ये रो ये कॉलम डिलीट कर दो, बचा 0 5 4 -7, फिर माइनस का 6, ये रो ये कॉलम डिलीट कर दो, -3 5 5 -7, फिर प्लस का 1 लिखो, ये रो ये कॉलम डिलीट कर दो, -3 0 5 4। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, क्या आएगा 2, ये हो गया 0 -20, ये हो गया प्लस का 21 माइनस का 25, ये हो गया माइनस का 12 माइनस का 0। तो ये हो गया माइनस का 40 माइनस का 6, 21 में से -25 -4, और ये -12 इंटू 1 -12। तो ये हो गया माइनस का 40 प्लस का 24 माइनस का 12, ये दोनों हो गए माइनस का 52 प्लस का 24। देखो आंसर कितना आया। तो पहली प्रॉपर्टी से हमने सीखा कि अगर आपने रो कॉलम को इंटरचेंज करा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया आपको। अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा, बिल्कुल सेम। तो उम्मीद करता हूं कि पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। बोल रहा है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। अब इसमें क्या बोल रहा है, अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपने इंटरचेंज करे तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। अगर तीनों रो तीनों कॉलम इंटरचेंज करे तो वैल्यू पर नो फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पर। लेकिन अगर दो रो चेंज कर दिए या दो कॉलम चेंज कर दिए तो साइन का फर्क आएगा। देखिए कैसे, मैंने बिल्कुल सेम एग्जाम्पल पकड़ा है। देखो बिल्कुल सेम एग्जाम्पल पकड़ा है। अब मेरी बात देखो, यहाँ पर सुनो, यहाँ पर कितना आ गया माइनस का, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, माइनस का 28। अब मैंने क्या करा, प्रॉपर्टी लगाई R1 इंटरचेंजेस विद R2। मैंने क्या करा, इन दोनों रो को, क्या प्रॉपर्टी में क्या बोल रहे हैं, दो रो कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करो। मैंने R1 R2 को इंटरचेंज कर दिया तो नया डिटर्मिनेंट क्या बना, ये रो ऊपर आ गई और ये रो नीचे आ गई। अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालता हूँ प्लस माइनस प्लस करके, तो क्या लिखूंगा, प्लस का 6, ये रो ये कॉलम डिलीट, बचा -3 5 5 -7। 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर 0 ही आएगा। प्लस का 4, ये गया 2 -3 1 5। तो कितना आ गया आंसर 6। ये हो गया 21 -25, ये लिखो मत 0, प्लस का 4 10 माइनस का 3। तो ये हो गया 6 इंटू -4 प्लस 4, ये हो गया 13, 10 प्लस 3 13 हो गया। तो ये हो गया माइनस का 24 प्लस का 52, आंसर आ गया 28। तो देखो प्रॉपर्टी वेरीफाई। पहले डिटर्मिनेंट का आंसर था -28, जैसे ही दो रो को इंटरचेंज करा साइन पलट गया वैल्यू का। तो दूसरी प्रॉपर्टी में हमने क्या सीखा कि अगर दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करा तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो फटाफट रिकॉल करते हैं दो प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी में अगर तीनों रो तीनों कॉलम इंटरचेंज करा तो वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दो रो दो कॉलम को हो जाए, कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करा तो साइन पर फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो यहां पर हम क्या सीख रहे हैं कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम बिल्कुल सेम टू सेम हो गई, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल एक जैसी, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पक्का क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। देखो समझो कैसे, यहां पर देख लो R1 और R3 देख लो बिल्कुल सेम टू सेम है, 3 2 3 3 2 3। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, 0। देखो कैसे आएगा, मैं 0 ला के दिखाता हूँ। वेरीफाई करते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो पहले 3 लिखा,
ये रो ये कॉलम गया, एक्सपैंड कर रहे हैं R1 के अलॉन्ग, ये रो ये कॉलम गया 2 3 2 3, फिर -2 लिखा, ये रो ये कॉलम गया 2 3 3 3, फिर प्लस का 3, ये रो ये कॉलम गया 2 2 3 2। तो कैसे करेंगे इसको, ये 6 -6, ये 6 -9, ये 4 -6। तो ये तो भाई 6 -6 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, इसको छोड़ दो। ये हो गया 6 में से 9 गए -3, और ये हो गया 4 में 6 गए -2, तो ये आ गया 6, ये आ गया -6। देखो तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, गारंटेड। तो अगर आपको कभी भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आता है, उसके अंदर आप देखते हो कि यार ये दो रो तो आइडेंटिकल है या ये दो कॉलम तो आइडेंटिकल है, तो आपको उसका सीधा आंसर 0 लिखना है। वेरिफिकेशन तो मैं करके दिखा रहा हूँ, वहाँ पर आपको सीधा प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज 2 रोज आर आइडेंटिकल, देन इट्स वैल्यू इज 0। खत्म, फिनिश। अगली प्रॉपर्टी देखो भाई, ये इसका ना पार्ट है। इसमें बोल रहा है इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज 0 देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो 0। कहने का मतलब क्या है कि अगर डिटर्मिनेंट की कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 0 हो गया, तब भी उसका आंसर क्या आने वाला है, 0। ये बात आपको याद रखनी, क्योंकि अगर कोई भी रो 0 हो गई और मैं उसके अलॉन्ग एक्सपैंड करूंगा तो आंसर पक्का उसका 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो अगर कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम 0 हो गया तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, गारंटेड। फोर्थ, इसमें बोल रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। बोल रहा है अगर डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा, मान लीजिए k से, तो बोल रहा है उसकी वैल्यू भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। फिर से मैंने वही एग्जांपल लिया, इसकी वैल्यू क्या थी, -28। अब देखिए मैंने करा क्या, मैंने R1 को 2 टाइम्स कर दिया, मैंने इसको 2 टाइम्स कर दिया, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू भी 2 गुनी हो जानी चाहिए। देखो यही बोल रहे हैं प्रॉपर्टी में, अगर किसी भी एलिमेंट, मतलब कोई भी एक रो के एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के हर एक एलिमेंट से जब आप k को मल्टीप्लाई करोगे तो जो उसकी वैल्यू होगी वो भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि अगर इसकी वैल्यू -28 है और मैंने R1 को डबल कर दिया तो जो नया डिटर्मिनेंट है, अब देखो नया डिटर्मिनेंट क्या है, Δ1 मान लेते हैं उसको, ये डबल हो गया, मतलब 2 2 4 -6 और 10 हो गया, 604, बाकी सब सेम। तो इसकी वैल्यू पुरानी वाली वैल्यू का 2 गुना हो जाएगी। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसकी वैल्यू भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब अब इसका आंसर -56 आना चाहिए। मैं करके दिखाता हूँ कैसे, देखिए। फिर से लिखा, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो पहले लिखेंगे 4, ये रो ये कॉलम गया 0 4 5 -7, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस का 6, ये रो ये कॉलम गया 6 1 4 -7, और प्लस का 10, ये रो ये कॉलम गया 6 0 1 5। तो ये हो गया 4, ये हो गया 0 -20, ये हो गया -42 -4, और ये हो गया 6 5 30 -0। तो 20 और 4 हो गया माइनस का 80, ये हो गया -46, और ये हो गया 300। तो माइनस का 80 माइनस का 6 6 36, 6 4 24 और 3 27। तो इनको जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 56। यानी कि अगर आपने किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा तो जो उसकी वैल्यू है, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, वो भी उस नंबर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। अब देखिए ये प्रॉपर्टी ना हमको हेल्प करती है कि अगर कोई भी एक रो में से कोई नंबर कॉमन आ रहा है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 4 6 1 2 3 3 5 7, ये एक डिटर्मिनेंट है। आप देख रहे हो इसमें से R1 में से
2 कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी हमारी हेल्प करती है कि अगर आपको दिख रहा है कि यार इस रो में से ये नंबर, ये फैक्टर कॉमन आ रहा है या कॉलम में से कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये हम आगे यूज़ करेंगे अभी। अब आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ क्या बोलती है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, बोल रहा है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट या कुछ एलिमेंट अगर एक्सप्रेस हो रहे हैं एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म, बोल रहा है किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट या कुछ एलिमेंट 2 टर्म्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहे हैं, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट। तो हम उसके डिटरमिनेंट को 2 या 2 से ज़्यादा डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते। देखो मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, बेटर समझ में आएगा। यहाँ पर अगर कोई भी एक रो में या कोई भी एक कॉलम में एलिमेंट्स प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे देखो प्लस हो रहे हैं ना दोनों, तो आप इस एक डिटरमिनेंट से 2 डिटरमिनेंट बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, पहले वाला एलिमेंट अलग कर दो, जो प्लस के पहले वाला एलिमेंट है वो अलग, मतलब A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 प्लस, और दूसरे वाले अलग, λ1 B1 C1, फिर λ2 B2 C2, λ3 B3 C3। समझ में आया। अगर कोई भी एक डिटरमिनेंट है, उसका कोई भी एक रो या किसी भी कॉलम में कुछ आपके पास एलिमेंट है जो प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, तो आप उस एक डिटरमिनेंट से 2 डिटरमिनेंट, मतलब उसको एलिमेंट्स को आप ब्रेक कर सकते हो, 1 से 2 डिटरमिनेंट बन जाएंगे, ठीक है ना। और लास्ट प्रॉपर्टी है, देखिए बोल रहा है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम इफ वी अप्लाई एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन। अब देखिए जिसने मुझसे मैट्रिक्स पढ़ा है, मैट्रिक्स में हमने इन्वर्स निकाला था बाय एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी में बोल रहा है जो हमने एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन वहाँ पर सीखे थे, मतलब आप कौन कौन सा सीखा था, रोज को इंटरचेंज कर सकते हो, किसी भी रो को डबल ट्रिपल कर सकते हो, या फिर किसी भी रो को डबल करके, है ना, प्लस कर सकते हो। तो ये हमने एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन सीखे थे मैट्रिक्स में। तो जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है वो ऑपरेशन जा कर के पढ़ो, नीचे वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वो वीडियो आपको ऑपरेशन की ज़रूर देखनी है, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आ पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत जगह यूज़ होने वाली है। तो जो एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन हमने वहाँ पर लगाए थे वो हम डिटरमिनेंट में भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 6 प्रॉपर्टी थी जो 4.2 पर हमको काम में आएगी। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 5 प्रूव दैट। बोल रहा है इन डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करना है बिना एक्सपैंड करे। एक्सपैंड कैसे करते हैं, प्लस माइनस प्लस, है ना, R1 के अलॉन्ग। एक्सपैंड नहीं करना, मुझने मना कर दिया, बोल रहा है एक्सपैंड नहीं करना, लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट लगानी है और प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट लगाकर ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट कैसे लगेगी। पहला क्वेश्चन है, ये जो रखा है हमें लाना है इसका आंसर 0, ठीक है ना। देखिए ये है C1 और ये है C2, इसे क्या बोलते हैं, कॉलम 1, इसे क्या बोलते हैं, कॉलम 2। अगर मैं इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर दूं, क्योंकि ये हमने सीखा है एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन में कि भाई आप किसी भी 2 रो, किसी भी 2 कॉलम को या तीनों को ऐड कर सकते हो, है ना। तो मैंने इन दोनों कॉलम को ऐड कर दिया और इसके आंसर को किस में रखा, C1 में। तो देखो क्या बन गया, ये x प्लस है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस होते हैं, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, y प्लस भी तीसरा तीसरे से। बाकी दूसरी रो बिल्कुल सेम रहेगी, दूसरा कॉलम बिल्कुल सेम रहेगा, तीसरा कॉलम बिल्कुल सेम रहेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो डिटरमिनेंट है इसमें C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम टू सेम हो गए कि नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो प्रॉपर्टी हमने लगाई, क्योंकि आइडेंटिकल हो गया, आंसर 0 आ गया। अब कई बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि ये तो इस कॉलम के अंदर 2 एलिमेंट प्लस हो रहे हैं,
तो कई बच्चे ये बोल सकते हैं सर ये वाली प्रॉपर्टी लगा देते, एक को दो में तोड़ देते, तो बिल्कुल आप वैसे भी इसको कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें इसको अलग अलग कर देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मेरे को ये वाला बेटर लगता है तो मैं इससे कर देता हूँ, आपको वो बेटर लगता है आप उससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उससे भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैथ्स में एक ही क्वेश्चन करने के काफ़ी तरीके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 याद रखिएगा, एक्सपैंड नहीं करना है, बिना एक्सपैंड करे प्रूफ करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फिर से इसका आंसर क्या लाना है, 0। ये है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, हर जगह वही है। देखो हर जगह a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, हर जगह ये। तो अगर मैं यहाँ पर तीनों रोज को देखो, ये है R1, ये है R2, ये है R3, अगर मैं इसमें तीनों रोज को ऐड कर दूं, याद रखना फिर से ऐड कौन होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि R1 का जो पहला एलिमेंट है वो R2 के पहले एलिमेंट से और R3 के पहले एलिमेंट से प्लस होगा। याद रखना, पहला 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 प्लस होगा, दूसरा 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 प्लस होगा, तीसरा 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 प्लस होगा, और रख किस में रहे हैं, R1 में। अब देखो तो ये वाला पहला देखो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो ये तो सब कट गए, मतलब आंसर क्या आ गया, 0। जब मैंने इन तीनों रो के पहले एलिमेंट को प्लस करा तो आंसर कितना आ गया, 0। ये भी तो सेम ही है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये भी 0 आएगा, ये भी सेम है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये भी 0 आएगा। बाकी सबको एज इट इज़ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी अभी कि कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट अगर 0 हो गए, कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो गए, तो उसका आंसर पक्का क्या आने वाला है, 0, ठीक है ना। थर्ड पे चलते हैं। अब थर्ड में इसका भी आंसर मुझे 0 लाना है, लेकिन बिना एक्सपैंड करे, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले अगर मैं ये जो C3 है, C3 अगर मैं C3 में से C1 माइनस कर दूं, क्या लिखा मैंने, इसे बोल, ये C3 है, C1 है, C3 में से C1 माइनस कर दिया, रखा कहाँ पे, C3 में, तो ये हो गया 2, पहला कॉलम बिल्कुल सेम, दूसरा कॉलम बिल्कुल सेम। अब माइनस करो, 65 में से 2 गए, 63, 75 में से 3 गए, 72, 86 में से 5 गए, 81। तो पहला स्टेप समझ में आ गया होगा आपको, कॉलम 1 3 में से कॉलम 1 क्या कर दिया, माइनस। अब देखो ये तीनों किसके टेबल में आते हैं, ये तीनों देखो, 63 को लिख दूँ 7 × 9, 72 को लिख दूँ 8 × 9, 81 को लिख दूँ 9 × 9, लिख सकता हूँ ना। अब देखो जो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैंने बताया था किसी भी कॉलम में से अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है, कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो वो आप फैक्टर कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग आउट 9 कॉमन फ्रॉम C3। C3 में से हमने क्या करा, 9 कॉमन निकाल लिया, 9 बाहर आ गया, तो 2 3 5 एज इट इज, 7 8 9 एज इट इज, और बचा क्या, 7 8 9। अब देखो आप कहोगे भाई C2 और C3 आइडेंटिकल हो गए, लिखेंगे C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो पक्की बात है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आने वाली है, और 9 × 0 क्या होता है, तो ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर्टीज लगा करके प्रूफ करना है। फोर्थ, यहां पर भी आपको बिना एक्सपेंड करे लेकिन प्रॉपर्टीज लगाकर 0 लाना है इसका आंसर। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 1 1 1 सेम, BC CA AB सेम, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, AB प्लस AC, BC प्लस AB, AC प्लस BC, ठीक है भाई। अब यहां पर देखो AB AC है, ये रहा BC, यहां पर BC AB है, CA ये रहा, AC BC है, AB ये रहा। कहने का मतलब ये है मैं इनको AB BC CA AB BC CA AB BC CA बना सकता हूँ ना। तो मैंने क्या करा, ये कॉलम 3 है, कॉलम 2 है, मैंने कॉलम 3 को कॉलम 2 से ऐड कर दिया और रखा कॉलम 3 में, मतलब इन दोनों कॉलम्स को मैंने ऐड कर दिया,
तो 1 1 1 सेम, दूसरा कॉलम भी बिल्कुल सेम। ये हो गया ए बी बी सी ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होंगे, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, फिर से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और तीसरा तीसरे से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो तीसरे कॉलम में ये तीनों बिल्कुल सेम है, तो कॉमन ले लो, तो लिखेंगे टेकिंग आउट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम C3। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये कॉमन आ गया थर्ड कॉलम से, तो 1 1 1। अब ये दोनों आइडेंटिकल हो गए। कौन कौन सा? C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, तो पक्की बात है इसका आंसर क्या आएगा? 0। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को मल्टीप्लाई करा 0 से, तो आंसर कितना आ गया? 0 = 0। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका थोड़ा मतलब ये एग्ज़ाम्स में आ जाता है, थोड़ा है ये अच्छा क्वेश्चन। तो इससे मुझे ये बनाना है अब बिना एक्सपेंड करे और प्रॉपर्टी लगाकर, ठीक है ना। तो देखिए अब इससे ये बनाना है, तो जिससे बनाना है पहले वो लिख लेता हूँ LHS। तो ये हो गया मेरा B प्लस सी प्लस ए प्लस बी, Q प्लस R प्लस पी प्लस y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। अब देखिए आपको दिख रहा है कि भाई इधर बाहर 2 है। सबसे पहले मैं ये दिमाग लगाऊंगा ये 2 बाहर कैसे लाया जाए, ये 2 कैसे निकाला जाए बाहर। तो मैं देख रहा हूँ ये वाली जो रो है और ये वाली जो रो है और ये वाली जो रो है, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ तो होगा क्या? इसका पहला एलिमेंट प्लस हो जाएगा, मतलब 2a 2b और 2c, 2p 2q 2r 2x, मतलब कहीं ना कहीं 2 2 आ गया है सब में। तो मेरे को हिंट क्या मिली? मैंने तीनों रोज को ऐड कर दिया और इसके आंसर को कहाँ पे रखा? R1 में। अब देखो ऐड कैसे होगा। इस रो का पहला एलिमेंट पहला, तो ये क्या हो गया? 2a 2b 2c। तो मैं 2 सीधा कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचा? a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर देखो 2p 2q 2r, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? p प्लस q प्लस r। यहाँ पे देखो 2x 2y 2z, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x प्लस वाई प्लस z। और बाकी सब सेम टू सेम चलेगा, c प्लस a r प्लस p z प्लस x, a प्लस b p प्लस q x प्लस y, बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा। अब देखो R1 में से 2 कॉमन आ रहा है, तो लिखेंगे टेकिंग आउट 2 कॉमन फ्रॉम R2 में से कॉमन ले लिया, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? देखो a प्लस बी प्लस सी p प्लस q प्लस r x प्लस वाई प्लस z, c प्लस a r प्लस p z प्लस x, a प्लस बी p प्लस q x प्लस y। ये आ गया, ठीक है ना। मुझे लाना है मुझे ये बनाना है, ध्यान रखना है, मुझे यहाँ पे b चाहिए। अब देखो यहाँ पर मेरे पास c प्लस a है, लेकिन मेरे को b चाहिए। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ, R2 में से R1 माइनस कर दूँ, आंसर को रखूँ R2 में। देखो इसमें से ये मतलब ये पहले रखूँगा, ये बाद में रखूँगा, माइनस करूँगा तो देखो C और A तो कट गया, B तो बचेगा और मुझे यहाँ पर B चाहिए। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ, मतलब ये पहले और ये बाद में माइनस कर दूँ, तो RP कट गया, Q बचा, और इसमें से ये ZX कट गया, Y बचा। अब यहीं पर अगर मैं R3 में से R1 माइनस कर दूं, क्योंकि मेरे को देखो यहाँ पे C चाहिए। अब मेरे पास A और B तो है, मेरे को C चाहिए, तो अगर इसमें से ये माइनस कर दूं तो यहाँ पर क्या आ गया? C तो आ गया। देखो A प्लस बी, A भी तो कट जाएगा, C तो बचेगा। तो इस तरीके से मैंने एक और ऑपरेशन लगाया, R3 टेंड्स टू क्या हो गया? R3 माइनस। अब देखो हुआ क्या? पहली रो को नहीं छेड़ा, एज इट इज़ a प्लस बी प्लस सी p प्लस क्यू प्लस r x प्लस वाई प्लस। अब होगा क्या? R2 का ये वाला एलिमेंट इससे माइनस होगा, तो कैसे लिखेंगे? c प्लस ए में से माइनस कर दिया a प्लस बी प्लस सी, इसमें से ये माइनस कर दिया, तो देखो साइन पलटेंगे ना इसके, तो a और c तो कट गया, बचेगा माइनस का b, तो यहाँ पे बचा माइनस का b। ऐसे ही r प्लस पी में से ये माइनस, r प्लस पी
माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर, है ना। तो देखो आर और पी तो कट गया, तो बचा माइनस का क्यू। ऐसे यहाँ पर जेड और एक्स है तो क्या बचेगा, माइनस का वाई। समझ में आ रहा है ना आपको। अब ऐसे ही ए और बी है, तो ए प्लस बी में से ये माइनस करा, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ए भी कट गया, बचा माइनस का सी। ऐसे ही मतलब जो भी ए और बी है तो सी बचेगा, पी और क्यू है तो बचेगा माइनस का आर, एक्स और वाई है तो बचेगा माइनस का। अब देखो कहीं ना कहीं हमने ये दोनों रो तो अचीव कर ही लिए हैं, बी क्यू वाई और सी आर जेड तो हमारा आ ही गया है कहीं ना कहीं, है ना। देखो बस माइनस का है, वो तो माइनस कॉमन ले लेंगे, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे को यहाँ पर भी तो चाहिए, ए पी और एक्स भी तो चाहिए मेरे को, अभी पहली रो भी बनानी है। तो मैंने क्या करा, फिर से तीनों रो को ऐड कर दिया, तीनों रोज को यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया। देखो ये तीनों प्लस होंगे, तो देखो जब ये तीनों प्लस होंगे तो बी और सी तो कट गए, तो ए ही तो बचा, ए ही तो चाहिए था। ऐसे यहाँ पे क्यू आर कट गया, पी बचा, वाई जेड कट गया, एक्स बचा। तो मेरा आंसर अभी क्या बना, जब इन तीनों को प्लस करा बी सी कट गया, बचा ए, इधर पी, इधर वाई जेड कट गया, इधर एक्स। अब साथ ही साथ मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और माइनस कॉमन ले लिया, माइनस R2 में से भी ले लिया, R3 में से भी ले लिया, तो क्या बचेगा, बी क्यू वाई सी आर जेड, और बाहर आएगा -1 का स्क्वायर। लेकिन -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, 2 ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर। तो यही मेरे को फाइनल आंसर लाना था। तो देखिए उम्मीद करता हूँ आपको ये 6 प्रॉपर्टीज और उन पर बेस्ड जो ये 5 क्वेश्चन है समझ में आए होंगे। कोई भी पार्ट अगर आपको ऐसा लगा हो कि समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच।